प्रदीप गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। विजय को लेकर आपने जो प्रेडिक्शन किया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है आज की स्थिति में, और विजय वहां पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा तो बंगाल की ही होगी सर, क्योंकि बंगाल एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी थी, आप भी जिसे सुलझा नहीं पाए थे, वहां पर जनता ने सुलझा दिया। वहां पर बीजेपी की बम बम सरकार आ गई है। 200 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है और यही ट्रेंड बरकरार रहते हुए नजर आ रहा है। साहिल, थैंक यू। आपने तमिलनाडु का जिक्र किया। मैं कहूंगा चारों के चारों स्टेट में वोट शेयर, सीट शेयर सब कुछ स्पॉट ऑन है जो एक्सिस माई इंडिया ने प्रिडिक्ट किए थे। और जहां तक तमिलनाडु का आपने बताया, वहां 35% वोट शेयर टीवीके के लिए, और 109 जो मिड हमारी रेंज का जो मिड पॉइंट है वो भी स्पॉट ऑन है। बहरहाल, अब आप बंगाल की बात करना चाहते हैं फॉर ऑब्वियस रीजन। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बंगाल में, जैसे मैंने कहा था आपको भी ऑन एयर उस दिन, कि 70 से 80% लोगों ने मना कर दिया हमारे लोगों से बात करने। मैं खुद भी गया था, मुझसे भी बात करने के लिए। और एक्सिस माई इंडिया पूरा का पूरा एक प्रोसेस, एक डेटा साइंस की जो प्रोसेस है उसके ऊपर ध्यान देता है। और जब तक सही सैंपलिंग ना हो, रिप्रेजेंटेटिव ना हो, तब तक कोई आंकड़े देने का कोई महत्व नहीं बनता। रह गई बात कि 5 दिन, 5 सर्वेयर हमारे बंगाल की जेल में, दमदम की जेल में 24 दिन तक वहां पर मौजूद थे, जेल के अंदर। और उसको कलकत्ता हाई कोर्ट से बेल हुई, और बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में वर्डिक्ट भी दिया। तो ये बंगाल में इस तरह का माहौल था। और जब मुझसे पूछा गया कि आपके जो भी 20-30% की आपकी सैंपलिंग हुई है उसमें क्या है, तो मैंने कहा था कि उसमें ये क्लियर है कि बीजेपी बहुत बड़ी, मैंने जी जी। जीत वर्ड नहीं की, बहुत ज्यादा इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है। वो कितनी इंप्रूव होगी वो कह पाना 20-30% सैंपल के साथ मेरे लिए संभव नहीं है। यानी और आपके इसके सैंपल में चलते बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही थी, ये आपका कहना है, जो आपने कहा था कि नहीं, आप बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। नहीं, मैंने कहा था वोट और सीट दोनों जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये मुझे नहीं पता है। ठीक है। कितनी आगे तक जाएगा वो मुझे नहीं पता है। ठीक है। वो आज भी मैं शशि कह रहा हूं। शशि शेखर यहां पर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जरा पूछना है कि भाई एआई डैशबोर्ड हम यूज कर पाएंगे क्या, क्योंकि उसके सहारे मुझे जरा प्रदीप गुप्ता जी से कुछ सवाल पूछने हैं। जरा मुझे बता दीजिएगा, लेकिन शशि शेखर तब तक आप सवाल पूछ लीजिएगा। मेरा गुप्ता जी, एक तो आपको बधाई एक बार फिर से, आप बिल्कुल सही साबित हुए। लेकिन अगर मान लीजिए मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको ये उम्मीद थी कि बीजेपी 200 का आंकड़ा टच कर जाएगी बंगाल में? आपका जो भी सर्वे था और आपका जो सेंस था, क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल सेंस भी है सर्वे के अलावा, तो दोनों मिला के। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जो सेंस और गट फीलिंग की बात उस दिन भी मैंने कही थी कि बीजेपी बहुत बड़ी संख्या में आगे बढ़ रही है। उस बड़ी संख्या के क्या मायने हैं जब तक मैं वो 70% जिन्होंने बात नहीं करी है, यदि उसमें 2/3, जैसे कि अब नजर आ रहा है कि उसमें जो 2/3 जो थे, 66% जो लोग थे करीब करीब, वो बीजेपी को वोट कर रहे थे। और भय के माहौल में उन्होंने किसी भी तरीके से बात करना बिल्कुल मंजूर नहीं किया। जहां तक ठीक है। गट फीलिंग का सवाल, जैसे मैंने कहा कि अपनी जो पॉलिटिकल है, लेकिन प्रदीप गुप्ता और एक्सिस माई इंडिया कभी भी हम अपनी गट फीलिंग और अपने माइंड की चर्चा नहीं करते हैं। जो जनता की राय चलिए, अभी होती तो है, जो हमारे डेटा, साथ में रिजल्ट है, उसको हमारे मैं, हाथ में गुप्ता जी, हमारे हाथ में रिजल्ट है। जरा उसका एनालिसिस जानना बहुत जरूरी है। क्या ये चीजें आपको दिखाई दी थी? देखिए, मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में हमारे पास एआई का डैशबोर्ड है, वो यहां पर दिखा रहा है कि जहां पर कम मुस्लिम आबादी है वहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त रहा है। 77 सीटों का फायदा बीजेपी को उन सीटों पर हुआ है। 136 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, जहां पर मुस्लिम आबादी 20% से कम वहां पर नजर आएगी। जहां पर मध्यम आबादी मुस्लिम समुदाय की वहां पर मिलेगी, वहां पर 30 सीटें की बढ़त बीजेपी को मिली है। 45 सीटों पर, पिछले बार के मुकाबले 45 सीटों पर बीजेपी पहुंची है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 30 सीटों का नुकसान। लेकिन जहां पर ज्यादा, यानी 50% से भी ज्यादा वहां पर आबादी नजर आती है, वहां भी 21 सीटों का नुकसान टीएमसी को, जबकि 16 सीटों का बीजेपी को फायदा, कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा, लेफ्ट को और अन्य के खाते में भी 2 सीटें वहां पर जाती हुई नजर आ रही है। तो प्रदीप गुप्ता, यही जानने की कोशिश करनी है कि मुस्लिम बहुल इलाके में, क्योंकि बार बार यह एनालिसिस होता था कि जहां पर टीएमसी की शुरुआत ही 30 मीटर से होती है 100 मीटर की दौड़ में, क्योंकि वहां पर 30% के करीब मुस्लिम आबादी है। यह कैसे हो गया? इसका आकलन या किस तरीके बिल्कुल, से करेंगे? बिल्कुल नहीं, इसका आकलन बहुत सिंपल और स्ट्रेट है। उस लिहाज से कि
लोकसभा 19 के चुनाव में भी बीजेपी ने मालदा उत्तर की एक सीट जीती थी, जो कि ये इसलिए संभव हो पाया। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अब मुसलमान माइनॉरिटी कम्युनिटी भी टीएमसी के साथ पूरी तरह से, जो 2021 के चुनाव में खड़े थे, 24 के चुनाव में खड़े थे, अब वो नहीं है। हुमायूं कबीर की पार्टी ने भी वोटों का बंटवारा किया, मुस्लिम वोट का। और लेफ्ट और कांग्रेस, जो पिछली बार 0-0 सीट लेके आई थी, अभी मैं चैनलों पे देख रहा था कि करीब दो से दोनों जने 2-2 सीटों के ऊपर आगे थे। इसका मतलब ये है कि इनकी जो सीटें आ रही हैं वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से ही आ रही है। और इस बार जो है मुसलमान ने जो पिछली बार जो बल्क में एक मुश्त वोट किया था टीएमसी को, और कांग्रेस और यानी लेफ्ट हुमायूं सरकार कबीर, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट वहां पर काम कर गए हैं ऐसी सीटों पर। बिल्कुल काम कर गए, बिल्कुल काम कर गए। आखिर में प्रदीप गुप्ता जी, एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि यह सवाल बार बार उठता है, एक क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि बार बार चुनाव दर चुनाव हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां संकुचित होती जा रही है, क्षेत्रीय मुद्दे नहीं चल पा रहे हैं चुनाव के भीतर। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने यह एक बार फिर दिखा दिया है कि भले आबादी 30% से ज्यादा हो अल्पसंख्यक समुदाय की, लेकिन सिर्फ उनके बलबूते पर राजनीति नहीं हो सकती। क्या राजनीति उसी तरफ जाएगी? और क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर, क्षेत्रीय अस्मिता को बिल्कुल लेकर क्या आपने वो जो चल सवाल पाएगा? किया बिल्कुल क्षेत्रीय पार्टी के संदर्भ में मेरी अच्छी खासी स्टडी है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये पाएंगे, इंडिया के अंदर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थी, अभी तक टीएमसी उसमें से एक अलग पार्टी थी, बाकी सब परिवारवाद वाली पार्टी है। सारी की सारी क्षेत्रीय पार्टियों में परिवार है। और इस बार भी हमने टीएमसी को देखा कि अभिषेक बनर्जी इस बार जो है वो बिल्कुल फोर फ्रंट पे थे। वो जो संगठन टीएमसी का जो संगठन है, पार्टी है, उसके पूरे सिरमौर जो थे वो थे ममता बनर्जी। जो है वो सरकार की सर्वे सर्वा थी और वो सरकार से संबंधित विषयों को देखती थी। लेकिन जो अभिषेक बनर्जी हैं वो पूरे के पूरे देखते थे। तो कह सकते हैं हम कि पूरी की पूरी तरह से क्षेत्रीय पार्टियां स्ट्रोक परिवारवाद वाली पार्टियों का, चाहे तमिलनाडु भी हो, तो पूरा का पूरा सफाया हो गया। और क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की आइडियोलॉजिकल जीत अब पूरी हो गई है? अब 29 के लिए उनके सामने कोई भी हर्डल, रोड़ा या कोई उस तरीके की चीज नहीं रहेगी अभी? नहीं, मैं आइडियोलॉजी से ज्यादा मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई पार्टी जीतती है वो केवल डिलीवरी और डिलीवरी की ही जीत होती है, परफॉर्मेंस की ही जीत होती है। उसके अलावा कहीं कुछ नहीं होता है। मीडिया में चाहे मर्जी जितनी बात कर लें, लेकिन जब 15 साल के शासन में डिलीवरी जो है टीएमसी की, अब उसमें कमी नजर आई और बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं वहां पर बंगाल में लागू नहीं की गई, उसका भी एक असर देखते हैं। और वहां के नेबर पड़ोसी राज्य उड़ीसा जैसे राज्य में जब बीजेपी की सरकार आ गई तो फिर बंगाल का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप गुप्ता जी, आपने हमसे बात। अरे उनको जाना है कहीं पर, वो बेचारे एक के बाद एक। आप मुझे पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा आपको। एक बात मुझे चलिए, ठीक है। साहिल नहीं क्षत्रिय पार्टी पर आपकी बात सुनूंगा, लेकिन सुनिए तो, इस बार का चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं है, उसकी मजबूती और जनता के साथ किसका जोड़ सबसे मजबूत है, ये देखने का भी ये चुनाव रहेगा।